तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में और मार्केट में देखिए लगातार हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्यों है ये गिरावट, क्यों है प्रेशर, क्या है उसके पीछे वजह और क्या है अपडेट, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उसके इम्पैक्ट को भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ स्टॉक्स को भी कवर करने वाले हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली मैं बाइंग कर रहा हूँ, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या रैशनल है, वो आपके साथ साझा करूँगा। डीमार्ट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। डीमार्ट में क्या करना चाहिए, क्यों हो रही है गिरावट, क्या है वजह, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जुबिलेंट फूडवर्क्स को भी हम सेम पैरामीटर्स पे कवर करने वाले हैं। कुछ बड़ी अपडेट्स भी हैं, वो भी साझा करूंगा। बने रहिए वीडियो के साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बात करते हैं देखिए निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो अभी अभी यहाँ पर 100 पॉइंट्स के आसपास की हमको इंडेक्स लेवल गिरावट देखने को मिल रही थी। अभी कुछ टाइम पहले अच्छी तेजी थी, फिर से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है मार्केट में। क्या है उसके पीछे वजह, क्यों है इतना वॉलेटाइल मार्केट, क्यों यहाँ पर कोई दिशा तय नहीं कर पा रहा है मार्केट, चलिए समझते हैं। तो अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया फेड के जो चेयरमैन हैं जेरोम पॉवेल। जी हाँ दोस्तों, ये जो साहब हैं जेरोम पॉवेल कहीं न कहीं से आते हैं और एक बम फोड़ के जाते हैं मार्केट पे। तो ये अंकल ने अभी 2 दिन पहले ये बोला कि जो आगे पोटेंशियल रेट हाइक्स हैं, वो और भी ज़्यादा यहाँ पर हो सकती हैं। जी हाँ, तो जो फ्यूचर हाइक्स हैं, वो और भी ज़्यादा हो सकती हैं। मार्केट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलिए अब 25 बेसिस पॉइंट्स की हाइक ही होगी, लेकिन अब यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है, वो बढ़ के हो चुकी है 50 बेसिस पॉइंट्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यानी कि कुछ अगली जो हाइक्स होंगी, उसमें 50 बेसिस पॉइंट तक इजाफा हो सकता है। बिकॉज़ इन्फ्लेशन जो है, वो अभी भी यहाँ पर काफ़ी स्टिकी है। इन्फ्लेशन अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुधरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर इतना इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो कहीं न कहीं ग्रोथ इश्यूज़ नज़र आएँगे, डिमांड स्लो डाउन यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा, जिसको मार्केट यहाँ पर डिस्काउंट कर रहा है और उसी वजह से मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरेगा? तो मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉडाउन यहाँ पर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई 1000-2000 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट हमको होती हुई देखने को मिल जाएगी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा मेरा ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो रीज़न्स हैं, वो नोन रीज़न्स हैं, सारे नोन रीज़न्स हैं। चाहे मैं इन्फ्लेशन की बात करूँ, इंटरेस्ट रेट हाइक की बात करूँ, या फिर अगर मैं फॉर दैट मैटर चाइना की बात करूँ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम अडानी इश्यू की बात करें, एफआईएस जो सेलिंग हो रही है उसकी बात करें, बिकॉज बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पर लग बढ़ रही हैं, सेफर एसेट्स में पैसा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें नोन है। अब नोन रीजंस की वजह से मार्केट इतना गिर जाए, ये ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। अगर हाँ, अनटिल एंड अनलेस कोई अननोन रीज़न यहाँ पर नहीं आ जाता, कोई ऐसा रीज़न जो किसी को ना पता हो और सडन यहाँ पर आता है, तो तब मार्केट यहाँ पर काफ़ी गिर सकता है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। डेफिनेटली मार्केट यहाँ पर 1-2 क्वार्टर यहाँ पर वॉलेटाइल ज़रूर रह सकता है। मार्केट में अच्छी खासी हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी है, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। यहाँ पर जो डिप आएंगे मार्केट में, वो अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में खरीदारी करने का मौका बन सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो अंडरलाइंग हमारी इकोनॉमी है, वो बहुत मजबूत है। यहाँ पर जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है, वो एज पर आईएमएफ या दूसरे जो बड़ी एजेंसीज है उनके द्वारा अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जीडीपी ग्रोथ आएगी, वो इंडिया में आएगी आने वाले कुछ समय में। तो इंडिया की इकोनॉमी पे हमको बैट करना है, अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में एडिशन करना है। डेफिनेटली मार्केट काफ़ी यहाँ पर पेशेंस टेस्ट कर रहा है। जिन्होंने पिछले 2-3 साल में निवेश किया है, उनको ऐसा लग रहा होगी कि यार पैसा नहीं बनता, लेकिन एक बात मान के चलिए दोस्तों, पिछले 50 सालों का इतिहास उठा के देखिए, सबसे बड़ा जो पैसा बनता है, वो इक्विटी क्लास में ही बनता है, इक्विटी एसेट में ही बनता है। बस इसके लिए हमको यहाँ पर थोड़ा-सा पेशेंस, धैर्य, अच्छे स्टॉक्स, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनीज़ में निवेशित रहना पड़ता है। 50-50% की गिरावट आती रहती हैं, बिज़नेस साइकिल्स में चलते हैं। ये साइकिल्स, ये जो फ़ेज़ेज़ हैं, हमको फ़ेस करना पड़ेगा, तभी हमारा पैसा बनेगा। और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, तो मार्केट हमेशा हमको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, डीमोनेटाइजेशन आ जाए, आइए जो है कोविड आ जाए, या फिर आईएलएफएस हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब मार्केट अगर है, इकोनॉमी में ग्रोथ है, तो मार्केट वो चीज़ ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगा और बढ़िया पैसा बनेगा। तो बस पेशेंस रखिए, थोड़ा-सा अपने स्टॉक्स में रिसर्च करते रहिए, नॉलेज को अपनी बढ़ाइए और धैर्य के साथ बने रहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कहाँ पर बाइंग करनी है। तो अगेन स्टॉक्स तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, सेम मैं रिपीट करता हूँ, वही 25 से 30-40 स्टॉक्स हैं जो मैं बताते रहता हूँ, जिनको बाय करते रहिए। लेकिन अभी इस वाले वीडियो में हम 1-2 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो अच्छे नज़र आते हैं और जहाँ पर सेक्टर टेलविंड्स नज़र आती है। तो पहला है दोस्तों एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, एस। इसको मैंने लगातार कवर किया है, बहुत ही निचले स्तरों से कवर किया है मैंने। 150 के आसपास इसको बताया था आपको। मैं खुद इसमें लगातार
इन लेवल से निवेशित हूँ और अभी भी मैं लगातार बाइंग कर रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म टेलविंड्स नज़र आ रही है और ये एक ज़बरदस्त प्रॉक्सी है। इंफ्रा, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, रेलवेज, एग्री, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, मतलब हर जगह आप देखिए गवर्नमेंट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैपिटल एलोकेशन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है। 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो आई थिंक अर्बन इंफ्रा में ही आया है। रेलवेज में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और सब जगह एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स यहाँ पर क्रेन्स यूज़ होते हैं। क्रेन्स में ये 65% के साथ मार्केट लीडर है और अच्छी खासी डोमेस्टिक प्रेजेंस है। 200 से ज़्यादा स्टेट्स में इनके सेल्स एंड सर्विस सेंटर्स हैं। 35 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री बैलेंस शीट है। रिटर्न रेशोज़ अच्छे हैं, वैल्यूशन भी अच्छे हैं और सेक्टर टेलविड्स नज़र आती है। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो देखिए टेक्निकली भी कितना साउंड नज़र आ रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इस स्टॉक को मैंने लगातार आपको निचले स्तरों से रिकमेंड किया है, तो अभी भी मुझे लगता है बाइंग कर सकते हैं। एक डिप आता है इसमें करीब 350 के आसपास, तो इसको डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए कितना अलोकेशन देना है, तो मेरे ख्याल से 5% अलोकेशन यहाँ पर इनफ है एस में। और यहाँ पर अगर ये पूरा बहुत लंबे समय तक ग्रो होता है तो 5% अलोकेशन भी आपका काफ़ी यहाँ पर अच्छा मुनाफा कमा के दे सकता है। तो 350 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट जोन है जहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों HAL, डिफेंस सेक्टर की ज़बरदस्त 100% मोनोपोली इन एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एंड रिपेयर मेंटेनेंस। तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात की जाए तो इसको मैंने आपको लगातार अभी कुछ टाइम से मैं बता रहा हूँ, आई थिंक 1400 के लेवल से मैंने इसको डिस्कस किया है। डिफेंस सेक्टर को मैंने कवर किया है, इसी चैनल पे नहीं दूसरे चैनल पे भी हमने इसको कवर किया है। अगर हम बात करें तो ब्रेकआउट स्टॉक्स पे मैंने इसको कवर किया है, वहाँ पर हमने डिफेंस सेक्टर को कवर किया है। HAL, भारत डायनेमिक्स को हमने, BEL को वहाँ पर कवर किया है हमने और भी दूसरी कंपनीज को कवर किया है। बाकी HAL की बात करें तो डेट फ्री कंपनी, 100% मोनोपोली है। बहुत अच्छे वैल्यूशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है लेकिन डिसेंट वैल्यूशन पे है। 95,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इसके विपरीत आप देखिए कि आई थिंक 85,000 करोड़ की तो इसकी ऑर्डर बुक ही है और पोटेंशियल ऑर्डर बुक करीब 50,000 करोड़ के आसपास है, जो अगले 1-2 साल में इनको मिलती हुई नजर आएगी। गवर्नमेंट की जो मेक इन इंडिया थीम है, जो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को लेकर जो यहाँ पर गवर्नमेंट का पुश है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल से गज़ब की कंपनी है, गज़ब का यहाँ पर टेलविंड्स नज़र आ रही है डिफेंस सेक्टर में। और आप देखिए ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है और इस लेवल पे थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 2400 के आसपास आते हैं तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर सपोर्ट है, तो वहाँ पर भी आप बाय कर सकते हैं। तो इसमें भी आप करीब करीब 5% की एलोकेशन के साथ बने रह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें गुजरात गैस, अभी हाल ही में मैंने इस सेक्टर को कवर किया है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो लास्ट वीडियो जो है आप देखिए, यहाँ पर ये लास्ट वीडियो ही है दोस्तों, उसी में हमने यहाँ पर बात करी है इस सेक्टर में बुल रन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल गैसेस के जो प्राइसेस है वो लगातार नीचे आ रहे हैं। जो यहाँ पर पॉलिसी है वो काफ़ी फेवरेबल होती हुई नज़र आ रही है। जो किरित पारिक रिपोर्ट है वो जैसे ही अप्रूव हो जाएगी कैबिनेट से, एक गज़ब का यहाँ पर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। प्राइसिंग पॉलिसी यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और EPS ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है आगे आने वाले कुछ समय में। तो गुजरात गैस यहाँ पर अच्छी है, डेट फ्री ऑलमोस्ट, यहाँ पर बैलेंस शीट है, स्टॉक का जो वैल्यूशन है वो भी अट्रैक्टिव नज़र आता है। और टेक्निकली बात करें, बाकी आपको डिटेल में समझना है तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। टेक्निकली बात करें तो आप देखिए मेजर की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे वॉल्यूम के संकेत है, तो करंट मार्केट प्राइस पे इसको भी बाय कर सकते हैं। तो 3 स्टॉक्स हैं जहां पर मैं अभी बाइंग कर रहा हूं। तो ये है 3 स्टॉक। अब बात करते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स की। जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी ऊपरी स्तर से काफ़ी गिरावट हो चुकी है, लेकिन मेरे हिसाब से जुबिलेंट फूडवर्क्स में जो अभी तक निवेशित नहीं है या फिर जिनका अलोकेशन कम है वो यहाँ पर जो है पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। वैल्यूशन की बात करें तो 72 देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी हाई पी है, लेकिन अगर मैं हिस्टोरिकल देखूँ, हिस्टोरिकल जो इसका पी है वो 75 के आसपास है, तो लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेजेस के नीचे वैल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यहाँ पर महंगा नहीं है, जहाँ पर कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पोजीशन ना बनाई जाए, तो थोड़ी बहुत पोजीशन बनाई जा सकती है इस मार्केट कैप पे। बाकी डेट की बात करें, थोड़ा डेट का इशू ज़रूर है। हालांकि देखिए एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो है एक्चुअल डेट नहीं है, ये बोरिंग नहीं है, ये बेसिकली लीज लाइबिलिटी है। तो अगर मैं बात करता हूँ QSR की, या फिर जो भी यहाँ पर स्टोर होते हैं जिनके, या फिर कोई लीज होती है, या फिर लीज, बेसिकली इट्स अ लीज लाइबिलिटी, ठीक है, ये लीज लाइबिलिटी है, ये बोरिंग नहीं है। तो यहाँ पर ये एक तरह से जब यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हुए, आई थिंक IFRS से यहाँ पर जो है अभी इंड्रा पे जो चल रहा है उसमें इनको एज ए डेट ये दिखाना पड़ता है। तो ये डेट बेसिकली डेट नहीं है पर से, ये बोरिंग नहीं है, बट ये लीज लाइबिलिटी है।
तो ये बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है, ये यहाँ पर ओवर द पीरियड ये पे करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ओवर द पीरियड मुझे लगता है कि क्यूएसआर सेक्टर यहाँ पर गजब की ग्रोथ दिखा सकता है, और क्यूएसआर सेक्टर में जुबिलेंट फूडवर्क यहाँ पर मोनोपोली है, और मोनोपोली होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ नए ग्रोथ ड्राइवर्स भी हैं। वो है दोस्तों इनका पॉपॉय का स्टोर। जी हाँ दोस्तों, पॉपॉय का स्टोर एक ज़बरदस्त ग्रोथ लेग हो सकता है, ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए, जो आईसीआईसी की एक रिपोर्ट आई, उसमें इन्होंने क्या किया कि पॉपॉय के स्टोर को विजिट किया। बैंगलोर में तो इनके काफ़ी स्टोर ओपन हो ही चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने साउथ में भी ओपन कर दिया है। चेन्नई में इन्होंने एक स्टोर ओपन किया, उसको विजिट किया, और उनका कहना है कि इट हैज़ राइट इंग्रेडिएंट्स फॉर सिग्निफिकेंट रैंप अप, स्टॉक कैन रैली 41% सेज आईसीआई सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पर पॉपॉय के स्टोर्स में स्केल अप होगा तो गजब की ग्रोथ आ सकती है। तो उनका कहना है कि पॉपॉय यहाँ पर केएफसी को काफ़ी बड़ी टक्कर देने वाला है, जिस प्रकार इनका अनुभव है। हालांकि मैंने नहीं गया हूँ, लेकिन एज पर रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। अगर आप में से कोई पॉपॉय को यहाँ पर विजिट कर चुका है तो मुझे ज़रूर फीडबैक यहाँ पर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे कि टारगेट क्या होगा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कंपनी के पास ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रो होते हुए नज़र आ सकते हो। तो पॉपो यहाँ पर गजब का ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। अब यहाँ पर टेक्निकली बात करें तो ऊपर इस तरह से 50% की गिरावट हो चुकी है इस स्टॉक में। आप देखिए कितनी गिरावट है, 50% की गिरावट, 50% की गिरावट हो चुकी है। अब ऐसा नहीं पहली बार 50% की गिरावट हुई है, आज से पहले भी दो तीन बार 60% की गिरावट हो चुकी है जुबिलेंट फूड वर्क्स में। तो हमेशा से इतनी गिरावट के बाद स्टॉक ऊपर गया, और अच्छी बात यह है कि एक अच्छे खासे सपोर्ट पे स्टॉक आ चुका है। डेफिनेटली अभी भी गिरावट हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं हो सकती। इन्फ्लेशन की समस्या अभी भी है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें हैं इन्फ्लेशन को लेकर। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में थोड़ी सी यहाँ पर कमी आई है, थोड़ा कंपटीशन भी यहाँ पर बढ़ गया है, अनऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन अगेन जुबिलेंट फूड वर्क्स के साथ कंपटीशन में जो भी आया है वो यहाँ पर टिक नहीं पाया, टिके हैं, लेकिन जुबिलेंट फूड वर्क्स हमेशा से अपने आप को मेंटेन करके चला है। तो बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, और आगे के ग्रोथ ड्राइवर्स भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। नए सेगमेंट्स में ये उतर रहा है अभी। आई थिंक कई जगह पे इसने 20 मिनट्स डिलीवरी वाला जो है अभी जो है ये ड्राइव चला रहे हैं। तो वो भी चीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखिए बताने के लिए, तो इसको हम कई बार कवर कर चुके हैं। लेकिन एट पॉइंट इज़ कि यहाँ पर इस लेवल पे बाय किया जा सकता है। अगर आपके पास अलोकेशन बहुत कम है तो आप बाय कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास भी है, लेकिन अलोकेशन अच्छा खासा है तो मैं इसको बाय नहीं कर रहा हूँ। तो जिसके पास अलोकेशन कम है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, इसको इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म वाले मुझे लगता है अभी वेट कीजिए, ट्रेंड रिवर्सल होने दीजिए, 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने दीजिए, यहाँ पर एक बार ईपीएस ग्रोथ आने दीजिए, तब बाय कर सकते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, जब स्टॉक को ऑल टाइम हाई जाना ही है तो अगर हम इन लेवल्स पे भी खरीदें, इन लेवल्स पे भी खरीदें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो जो वेट कर सकते हैं 5 साल 10 साल, वो धीरे धीरे अपनी एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये है दोस्तों देखिए जुबिलेंट जुबिलेंट फूडवर्क्स की कहानी। बाकी आप क्या करें जुबिलेंट फूडवर्क्स में, कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं डी मार्ट की। अब डी मार्ट में बात करें तो ऊपर इस तरह से सबसे पहले टेक्निकल चार्ट पे देखें तो 42% की गिरावट है, और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुके थे डी मार्ट के। तो हमने यहाँ पर बात करी थी नहीं खरीदना है, यहाँ बात करी थी नहीं खरीदना है, यहाँ बात करी थी नहीं खरीदना है। लेकिन हाँ, इन लेवल के आसपास हमने बात करना शुरू कर दिया था कि चलिए अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से डिमांड जोन था। लेकिन फिर से एक बार अच्छे खासे डिमांड जोन में ये स्टॉक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर बाइंग शुरू हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डी मार्ट में बाय करना शुरू कर सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ बाय करना है, उसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न है दोस्तों देखिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स जो एक स्टोरी है रिटेल की, इंडियन कंजम्पशन स्टोरी की, मुझे लगता है इंटैक्ट है। और डी मार्ट जैसा बिजनेस मॉडल बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है। लीज़ के नाम पे इनके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, खुद के रेंटेड, खुद के स्टोर्स हैं, कोई रेंटेड स्टोर्स नहीं है, खुद के यहाँ पर प्रॉपर्टी है, तो उसका सबसे बड़ा इसको फ़ायदा मिलता है। तो 20% ग्रोथ मुझे लगता है इस बिज़नेस में लॉन्ग टर्म तक आ सकती है, तो इसको बाय किया जा सकता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि गिर क्यों रहा है स्टॉक, क्यों यहाँ पर रिकवर नहीं हो रहा है। अभी वैल्यूएशन देखें तो 100 के नीचे आ चुके हैं, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हो चुके थे। वैल्यूएशन अगर हम देखें लॉन्ग टर्म के तो देखिए एक टाइम पे पी देखिए 300 के ऊपर चला गया था, लेकिन अभी अच्छे खासे 93 के पी पे चल रहा है। हालांकि अब ये भी ज़्यादा है, अगर 20% ग्रोथ नहीं आई, 30% ग्रोथ नहीं आई तो ये भी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा लगता है ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें क्यों हो रही है गिरावट, तो उसको समझने के लिए मैं आपके साथ पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। अभी जैसे मैंने बोला जस्ट थोड़ी देर पहले, वैल्यूएशन सबसे बड़ा यहाँ पर इशू था, जो अभी हो चुका है, करेक्ट हो रहा है और हो सकता है, लेकिन बाय किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। सेकंड बात करें
तो यहाँ पर जो जो मार्जिन्स हैं वो यहाँ पर लगातार गिर रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मार्जिन्स यहाँ पर गिरते हुए नजर आए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब मार्जिन्स देखिए सबसे ज़्यादा जो इनका आता है वो जनरल जो मर्चेंडाइज है सेगमेंट इनका उसमें आता है, और सबसे ज़्यादा जो इनकी बिक्री होती है, सेल्स होती है, वो होती है फूड से, ग्रोसरी से, असेंशियल जो आइटम्स है उससे। लेकिन मार्जिन सबसे ज़्यादा होते हैं इनके कपड़े में, लत्ते में, या फिर दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम उसमें। तो डिस्क्रिशनरी इन्फ्लेशन की वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हुई है, उसकी वजह से यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ कम है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग मार्जिन्स यहाँ पर कम है, इसकी वजह से इनके ओवरऑल मार्जिन्स यहाँ पर डाउन हुए हैं। इसमें ग्रोथ अच्छी है लेकिन यहाँ पर मार्जिन्स उतने नहीं मिलते, इसमें मार्जिन्स अच्छे हैं लेकिन यहाँ पर ग्रोथ नहीं है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर है। तीसरा बात करें तो नंबर ऑफ स्टोर्स जो हैं यहाँ पर इनके वो ओपन भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अभी इस क्वार्टर में सिर्फ 4 स्टोर ओपन हुए हैं। जो मैं एक्सपेक्टेशंस रहती है हमेशा से, मैंने एक बार पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि एटलीस्ट 8 स्टोर्स तो ओपन ही हर क्वार्टर में करते हैं, लेकिन अब की बार 4 ही हुए हैं, तो वो थोड़ा सा एक सेटबैक था। मार्केट एक्सपेक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो चौथा अगर मैं बात करूं यहाँ पर कंपटीशन, जी हाँ, तो कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं वो फास्ट डिलीवरी सर्विसेज की बात करता हूँ, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, ठीक है, बिग बास्केट हो गया, या फिर जियो मार्ट की अगर हम बात करें, तो ये सब जो है फास्ट डिलीवरी जो है सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। 8-8 10-10 मिनट में घर पे डिलीवरी कर रहे हैं, और साथ ही साथ रिटेल कंपटीशन जियो मार्ट के साथ बढ़ रहा है। रिलायंस रिटेल का जो है एक कंपटीशन आ रहा है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो है कंपटीशन बढ़ने की वजह से जो मैट्रिक्स है उन पे इश्यूज आ रहा है। लेकिन हालांकि डीमार्ट रेडी ने भी अपनी ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी इसको स्केल अप करना बाकी है। तो लेट्स सी फ्यूचर में किस प्रकार ये पैन आउट होता है। बल तो ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से डीमार्ट के इश्यूज आ रहे हैं। साथ ही साथ जो इनका जो रेवेन्यू पर स्टोर ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे कम होती हुई नज़र आ रही है, एक डेटा मैं यहाँ पर देख रहा था, तो वो भी एक इशू है। तो लेट्स सी ये कब रिजॉल्व होता है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डीमार्ट की जो करेक्शन है, जिस एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। जो यहाँ पर इनकी जो स्ट्रेटजी है, एवरीडे लो कॉस्ट वाली स्ट्रेटजी, जो डिस्काउंट पे ये माल दे रहे हैं, बड़े वॉल्यूम के साथ ये खेलते हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन नहीं दे पा रहे इनको कोई भी, तो वो एक बड़ा इनके पास एडवांटेज है। सप्लाई चेन यहाँ पर एडवांटेज है इनके पास, जो एक क्रेडिट बनी हुई है, एक यहाँ पर क्रेडिटिव जो क्रेडिबिलिटी बनी हुई है सप्लायर साइड पे, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर डीमार्ट में मुझे लगता है काफ़ी सारे मोट हैं, और बस ये वैल्यूशन का थोड़ा सा झंझट था, वो हालांकि हमने डिस्कस किया था। अभी धीरे धीरे ये सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लमसम बाइंग नहीं करनी है, धीरे धीरे डीमार्ट को बाय करते रहिए। ये मेरे ख्याल से 10-15 साल की कहानी है, तो धीरे धीरे बाय करते रहिए, कोई जल्दीबाजी यहाँ पर नहीं है। तो ये है दोस्तों स्टॉक्स, उनके बारे में जानकारी, अपडेट्स, मार्केट के रिगार्डिंग यहाँ पर पर्सपेक्टिव। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रेकआउट स्टॉक्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी वीडियोज़ आएंगे। अभी मार्केट जैसे ही थोड़ा सा मजबूत होगा तो यहाँ पर वापस से अच्छे सेटअप बनते हुए नजर आएंगे, तो वापस से वीडियो यहाँ पर आएगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।